हाँ, गुड इवनिंग श्रेष्ठ। चलो बेटा, आज के टॉपिक है इटली विथड्रॉल फ्रॉम द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बीआरआई कहते हैं इसको। द रेयर मेगामाउथ शार्क, अ डीप वाटर मार्वल। अ रेयर मेगामाउथ शार्क, अ डीप वाटर मार्वल। उसके बाद चीता ब्रीडिंग सेंटर इन बन्नी ग्रासलैंड्स। पीएम विश्वकर्मा इनिशिएटिव अपडेट। जूट पैकेजिंग मटेरियल रिजर्वेशन नॉर्म्स। एनहेंसिंग यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट। क्लीन गंगा मिशन और यूएवी एआई इनिशिएटिव अपडेट। So Italy's withdrawal from China's Belt and Road Initiative BRI। चाइना ने आज से कई साल पहले 2013 से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। तो यहाँ से इस इनिशिएटिव के अंदर रोड एंड सी रूट दोनों को कवर करना था चाइना ने। तो ये चाइना का जो प्लान था, तो दैट वाज कि यहाँ से ग्वांजू, फिर उसके बाद हनोई, उसके बाद जकार्ता, कुआलालंपुर, फिर यहाँ से कोलंबो, और कोलंबो से फिर नैरोबी, नैरोबी से एथेंस, एथेंस यानी कि ग्रीस में, उसके बाद वेनिस, वेनिस यानी इटली के अंदर, फिर उसके बाद रोटरडम तक इसका प्लान था ये वाला। तो ये है बाय दिस रूट, बाय सी रूट, एंड बाय रोड तो बीजिंग, बीजिंग सू, फिर उसके बाद ये सब एरियाज होते हुए समरकंद, दुशांबे, फिर तेहरान, इस्तांबुल, मॉस्को, फिर दुइशबर्ग, उसके बाद यहाँ से रोटरडम। तो दैट वाज द प्लान। अब इस प्लान से यहाँ से इटली जो है पीछे हट गया, वेनिस, और एज सॉरी हाँ वेनिस। और एज वी हैव डिस्कस के इंटरनेशनल रिलेशंस में सब कुछ क्विड प्रो को होता है, आप हमें कुछ दो, इसके बदले हम आपको कुछ देंगे। अब इटली के हटने के पीछे कई सारे इटली के अपने रीजंस हैं, उसके नेशनल इंटरेस्ट हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन में सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट ही होता है। और नेशनल इंटरेस्ट पे आके जब बात आ जाती है तो फिर कोई भी कंट्री किसी का मेंबर बन जाती है, कहीं से पीछे हट जाती है। अब उसके पीछे इटली का इंडिया की तरफ देखना भी है, प्लस अब इस तरह से ग्लोबल पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है हर कंट्रीज़ की, उसके बाद रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं, स्लो डाउन है अमेरिका का और चाइनीज़ इकोनॉमी का, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स जिसकी वजह से इटली पीछे हटा है। In a significant development, Italy, which had been a sole G7 nation of, joined China's B&I BRI। तो सिर्फ G7 कंट्रीज में से इटली एक ऐसी कंट्री थी तो जो इसके अंदर पार्ट बनी थी। BRI 2019 has decided to withdraw from the ambitious infrastructure project। Here is the key factors behind that decision and an overview of BRI Belt and Road Initiative। क्या है इसके अंदर? वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट, इटली के पीछे हटने के पीछे जो रीजंस हैं, रीजन फॉर इटलीज विथड्रॉल, दैट इज सबसे पहले है ट्रेड डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कि एक घाटा। अब यहाँ पर हम लोग ट्रेड डेफिसिट मानते हैं व्यापार घाटा। व्यापार घाटे का यहाँ पे मतलब क्या है? कोई कंट्री किसी कंट्री को एक्सपोर्ट ज्यादा करे इंपोर्ट के कंपैरेटिवली, तो उस कंडीशन में हम इसको कहते हैं कि ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार का घाटा है। तो व्हाट इटली फेल्ट कि हमें हमारे जो इंपोर्ट के कंपैरेटिवली हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ गया है, और एक्सपोर्ट जो है
हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। होना इसका उल्टा चाहिए। एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए और इम्पोर्ट कम होना चाहिए। ठीक है? होना ये चाहिए बट हो ये रहा है। इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो इसका मतलब ट्रेड डेफ़िसिट है। इसका मतलब आपकी इकोनॉमी से पैसा निकल के यानी कि इटालियन इकोनॉमी से पैसा निकल के चाइना को ड्रेन हो रहा है। तो दिस इज़ अ ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। तो चाइना को लगा कि इसके साथ ट्रेड करके हमें सिर्फ़ इम्पोर्ट मिलेंगे और हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा, सिर्फ़ इम्पोर्ट होगा, देन ये ठीक नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए था। तो इनसे बिज़नेस करके हमें नुकसान हो रहा है। ठीक? और इसी करके हर कंट्री चाहती है कि उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इम्पोर्ट कम हो। इसी करके इंडिया ने भी रिसेंट ईयर्स में इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे मेजरली जो मोबाइल हैं उसके ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर और रिसेंटली हुँ। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि कुछ और भी गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट जो हैं जैसे वेपन्स हैं इंडिया ने, तो वेपन जो भी हम लोग एमुनिशन खरीदते हैं, तो इंडिया ने एमुनिशंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि हम ये नहीं खरीदेंगे। हम एमुनिशंस इम्पोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ़ एक्सपोर्ट करेंगे और इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया डेवलप कर रहा है और एक्सपोर्ट करने के उसके प्रोसेस में है। तो उसके बाद डिक्रीजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट, इटली एक्सपीरियंसेस अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, rising from 19 billion euros to 32.4 billion euros, decreasing foreign direct deficit, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। अब यहाँ पे देखो बेटा, ट्रेड में डेफिसिट है, उसके बाद डिक्रीजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब चाइना आएगा वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा। कोई भी कंट्री हमारे यहाँ पे पहुंचेगी तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई और एफआईआई दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एफडीआई मीन्स द इन्वेस्टमेंट वेयर somebody is coming and investing there and setting up their factory and their complete setup here। तो अगर एफडीआई आता है तो उसमें बेनिफिट होता है कि उसमें जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। ठीक, तो चाइना ने इनिशियली वहां पर एफडीआई इन्वेस्ट किया फ्रॉम 19 से पहले पहले 19 तक, दैट इज 650 मिलियन डॉलर चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया इटली के अंदर। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट कम होके 2021 में 33 मिलियन डॉलर रह गई। तो व्हाट इट मींस चाइना में खुद स्लो डाउन चल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कहां से करेगा? तो इटली के दम पीछे हटते हैं। वैसे भी इटली नाटो का भी मेंबर है। देन उसके बाद अलाइनमेंट विद मॉस्को, चाइनाज ग्रोइंग अलाइनमेंट विद मॉस्को हैज ट्रिगर्ड skepticism among the European countries, influencing Italy's decision to withdraw from the Belt and Road Initiative। The European Union की कंट्रीज इटली पर प्रेशर डाल रही हैं कि उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है, जो रिलेशंस हैं, वो कंपैरेटिवली बढ़ रहे हैं रशिया से। तो हम लोग इस टाइम रशिया के अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीजन रहा। देन उसके बाद ग्लोबल ट्रेंड, इटली विदड्रॉल अलाइन विद द ग्लोबल ट्रेंड, सियरा लियोन इन 2018 में सियरा लियोन पीछे हट गया कि गरीब कंट्री है सियरा लियोन, एंड फिलीपींस इन 2023 had previously announced their exit from the Belt and Road Initiative। Overview बोल्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है ये? इसका लॉन्च एंड स्कोप, initiated in 2013 as One Belt One Road, the Belt and Road Initiative is a China-led infrastructure project designated to connect Southeast Asia, Central Asia, Gulf region, Africa, Europe through the network of लैंड एंड सी रूट। जमीन से भी जुड़ेंगे और सी रूट से भी जुड़ेंगे। ठीक है, अब देखो उसमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट कवर हो रहे हैं अमेरिका को छोड़ के। कॉन्टिनेंट कैसे? सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया, उसके बाद सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया समरकंद टाइप के इलाके, उसके बाद फिर एशिया, सेंट्रल एशिया, उसके बाद गल्फ रीजन। तो रेड सी के बीच में से क्रॉस करके जाएंगे, ये देखो, तो दे आर क्रॉसिंग थ्रू, दिस इज द रेड सी। और यहाँ पे तेहरान, समरकंद, तेहरान, इस्तांबुल, ये रूट था। प्लस यहां से रेड सी से नैरोबी, एथेंस और वेनिस। देन उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, यूरोप में एथेंस, एथेंस के बाद यहाँ पे इटली के अंदर वेनिस। उसके बाद थ्रू द नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट, दोनों थे, लैंड भी और सी रूट भी। BRI aims at deepening regional integration, promoting trade and stimulating economic growth and enhancing connectivity across participating nations। The initiative consists of two primary components: Silk Road Economic Belt and Maritime Silk Road।
कन्वर्जिंग सॉरी कवरिंग डाइवर्स रीजन्स कंसर्न एसोसिएटेड विद बीआरआई। तो दैट वाज द रीजन कि उसके पास उनको अपना सिल्क रूट को इनिशिएटिव लेना था, सिल्क रूट को रेजुविनेट करना था, और सिल्क रूट इंडिया से होके क्रॉस करता है, तो उसमें इंडिया टारगेट पे नहीं था। तो इंडिया के आगे पीछे से इसी करके, क्योंकि वो रोड जो चाइना वहां से निकाल रहा था, तो वो रोड इंडिया के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना की अक्साई चीन की एरिया से क्रॉस करके जाएगी। इसी करके पैंगोंग सो लेक के ऊपर इंडिया और चाइना के बीच में टसल हुआ। तो इंडिया नहीं चाहता कि वहां से रोड क्रॉस करे, ठीक? तो वहां से अगर रोड क्रॉस करती है तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वहां पे, प्लस इंडिया दो तरफ से घिर जाएगा। तो इस करके यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका की भी सपोर्ट इंडिया को हमेशा रहेगी कि आप इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल नहीं होने दो, ठीक? उसके बाद इंडिया नहीं है उसके अंदर। China's unstable debt to partner countries have raised concern about debt trap, making nations vulnerable to the China's influence. अब नाइन चाइना व्हाट द चाइना इज डूइंग, तो एक बड़ा आसान तरीका है, किसी कंट्री को इतना लोन दे दो कि आपका लोन पे ना कर सके, जैसे उसने श्रीलंका के साथ किया, ठीक है? तो चाइना ने इन सभी कंट्रीज को लोन दिए। तो चाइनीज लोन टू उसके जितने मेंबर कंट्रीज हैं, खासतौर के ऊपर उसके जो शंघाई कोऑपरेशन के अंदर जितने मेंबर हैं, सब लोगों ने चाइना से ह्यूज लोन ले रखा है। और पे करने की कंडीशन में नहीं है। जब आप पे करने की कंडीशन में नहीं होते, तो जैसे अंग्रेजों ने ऐसे किया था कि दे विल कैप्चर योर लैंड, तो लैंड उनकी हो जाएगी, चाइना की। जैसे चाइना ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर पाकिस्तान को लोन दे रखे हैं। पाकिस्तान लोन पे कहां से करेगा? उसकी लिमिट होती है ना लोन पे करने की, इतने दिनों के अंदर आपको लोन मिलेगा, इतना इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर आप लोन पे नहीं कर सकोगे, देन यू हैव टू सरेंडर योर एरियाज, ठीक? तो श्रीलंका ने हम्बन टोटा पोर्ट, जो पोर्ट है, उसको सरेंडर कर दिया चाइना को। 99 ईयर्स लीज के ऊपर हो गया उसके पास, 100 साल की लीज। 100 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है। तो इसका मतलब लैंड कैप्चर कर लेगा, ठीक है? अब उसी में शंघाई कोऑपरेशन के जितने मेंबर हैं, जितने स्थान हैं, सब स्थान जितने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब कंट्रीज को लोन दे रखे हैं। नाउ ही इज आल्सो गिविंग लोन टू नेपाल आल्सो। नेपाल के लिए रोड, एक रेल बना रहा है, तो चाइना टू नेपाल। टेरिटरी इंटीग्रेशन, BRI route. So implementing challenges including cooperation scandals, corruption scandals, labor violation, environmental hazard have cast shadow on the overall viability of the Belt and Road Initiative, India's concern and countermeasures. India ने क्या किया? BRI route passes through the Gilgit-Baltistan region, violating India's sovereignty and territorial integrity, undermining influence. अब now the point is, लोग कह रहे हैं कि इंडिया इज वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, इंडिया इज वायलेटिंग यूनाइटेड नेशन राइट्स, है ना? ये वो पाकिस्तान का खासतौर के ऊपर मीडिया चैनल ये कह रहा है। नाउ द पॉइंट इज, इंडिया की अमेरिका की मजबूरी है इस टाइम पर इंडिया की सपोर्ट करना। वाई? बिकॉज चाइना गिविंग चैलेंज टू अमेरिका। ध्यान रखना बेटा, अमेरिका के लिए जितना हमारे लिए भी चाइना के बाद सबसे बड़ा थ्रेट अमेरिका है। रिसेंट रिसर्च ये कह रही है, चाइना के बाद सबसे बड़ा थ्रेट अमेरिका। व्हेन इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट ग्रोइंग, और इट जस्ट स्टार्टेड ग्रोइंग, व्हेन इट्स क्रॉसेस सम सर्टेन लिमिट, अमेरिका इंडिया के ऊपर टारगेट कर, इंडिया को टारगेट करने लग जाएगा, ठीक है? दैट इज व्हाई अमेरिका इज स्टिल सपोर्टिंग दोज खालिस्तानी टेररिस्ट। पन्नू जैसे लोगों को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया सर्टेन लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा, अमेरिका खालिस्तानी मूवमेंट टाइप की चीजों को स्टार्ट कर देगा। तो इंडिया कंसर्न, उसके बाद BRI रूट पासेस थ्रू गिलगित बाल्टिस्तान, और इस करके अब गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है, अमेरिका अपने डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करता है, अमेरिका इंडिया की सपोर्ट में आ जाता है कि हाँ ये इंडिया की टेरिटरी है। उसी करके इंडिया ने 370 खत्म करने में अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। जब इंडिया ने 370 ना अबॉलिश किया, तो उसमें अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। रीजन उसके पीछे अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है इसके अंदर। देन उसके बाद इंडिया इज कंसर्न्ड अबाउट पोटेंशियल अंडरमाइनिंग इट्स इन्फ्लुएंस ओवर स्मॉलर साउथ एशियन कंट्रीज एंड इंडियन ओशन लिटरल स्टेट्स। उसके बाद काउंटर BRI इनिशिएटिव, इंडिया हैज लॉन्च इनिशिएटिव सच एज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII एंड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC। ध्यान रखना बेटा, ये सारी टर्म्स ये मेंस के लिए काम की हैं आपके। इंडिया हैज लॉन्च इनिशिएटिव सच एज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंस के लिए काम आएगा ये।
पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पीजीआईआई एंड इंडियाज मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी मेंस के लिए है ये, IMEC, to counterbalance the influence of Belt and Road Initiative. Italy's decision to withdraw from the Belt and Road Initiative highlights the evolving dynamics and challenges associated with China's ambitious global infrastructure project. So we have to counter China का plan. Now उसके बाद the rare megamouth shark, a deep water marvel. अब फिश की क्या खास बात है? फिश का सिर्फ माउथ बड़ा है, मेगा माउथ फिश का, बाकी फिश उतनी बड़ी नहीं है। शार्क की एक कैटेगरी है मेगा माउथ फिश, सिर्फ मुंह बड़ा है एंड दिस इज द माउथ, और पीछे से उतनी बड़ी फिश नहीं है ये, तो दैट इज व्हाई इट इज मेगा माउथ। और ये प्रेग्नेंट है, अभी फिलीपींस में इसकी डेड बॉडी मिली है एक, यस फिलीपींस में। The fascinating discovery unfolded a Philippines beach with a sighting of pregnant megamouth shark, an incredible, rare, and enigmatic deep water species. Let's dive into the unique characteristics of the elusive creature. Overview: scientific identity क्या है इसकी? The megamouth shark is scientifically known as Megachesma pelagois, representing an exceptionally rare and distinctive deep water shark species. ध्यान रखना, deep water shark species है। Megamouth sharks are believed to be inhabit in the oceanic region between latitude 40 degree north to 40 degree south. 40 degree north to 40 degree south, इसका मतलब tropical areas, sorry, equatorial area to tropical areas and beyond tropical area, temperate area तक ये fish मिलती है। इसका मतलब बहुत ठंडे इलाकों के अंदर fish ये नहीं मिलती। So 40 degrees south, spanning the Atlantic, Indian and Pacific Ocean, spanning Pacific Ocean, Atlantic Ocean and Indian Ocean, तीन oceans के अंदर ये मिलेगी। Habitat क्या है? Thriving in the depths of warm ocean waters, these sharks are adapted to habitat that remains largely mysterious due to their infrequent sighting. As we have discussed, last class में हमने डिस्कस किया था कि ट्रॉपिकल एरियाज में फ्लोरा और फौना की सबसे ज्यादा वैरायटीज मिलती हैं, फ्लोरा की भी और फौना की भी, ठीक। और यहाँ पर फिशेस भी आती हैं उसी के अंदर, और जैसे ही हम लोग टेम्परेट एरिया क्रॉस करते हैं, टेम्परेट रीजन में आ जाते हैं, वहां पे वैरायटी कम हो जाती है, एक ही टाइप की फिश ज्यादा मिलती हैं, ठीक। तो उसके बाद थ्राइविंग द डेप्थ्स ऑफ वार्म oceanic water, these sharks are adapted to the habitat that remain largely mysterious due to their infrequent sighting. तो कभी दिखती हैं, कभी नहीं दिखती। तो limited observation, the megamouth shark remains elusive with only a handful of documented observations in the wild. Scientists have encountered fewer than 60 individuals, adding to mystique surrounding of this species. Distinctive feature क्या है इसके? Size and weight. Megamouth shark are sizable creatures capable of reaching weight up to 2700 pounds, 1215 किलोग्राम तक इनका वेट हो सकता है। They typically measure between 425 to 515 centimeter in length, with female outpacing male in size. और comparatively females का size male के comparatively बड़ा होता है। Characterized by large soft head and expansive mouth situated in the anterior margins, these sharks boast a distinctive appearance. Coloration. The coloration of megamouth shark ranges from gray to bluish black, and on their dorsal side, while the ventral side exhibit a pale gray hue. तो दिस इज, ऊपर से इसका कलर कुछ और होगा और नीचे से कलर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। देन उसके बाद filter feeding mechanism. Megamouth sharks are filter feeders, employing the feeding strategy that involves swimming with their mouth wide open, that allows them to filter plankton's prey, sustaining themselves on the preferred diet. उसके बाद bioluminescent mouth, चेहरा मुंह इसका काफी बड़ा है इसका। The interior of their mouth is adorned with light producing organs potentially used to attract pelagic क्रस्टेशियंस एंड अदर प्रे। तो लाइट मुंह से, एक हल्की सी लाइट निकलती रहती है इसके मुंह से, तो अट्रैक्ट करती है तो चीजों को उसकी तरफ। उसके पीछे अपने रीजंस हो सकते हैं इसके, ठीक। तो क्रस्टेशियंस एंड अदर प्रे। कंजर्वेशन स्टेटस, IUCN रेड लिस्ट के अंदर मेगामाउथ शार्क का करंटली कैटेगराइज एज लीस्ट कंसर्न्ड। इसका मतलब ठीक ठाक नंबर में अभी हैं ये, ठीक।
in the IUCN Red List, indicating that their conservation status is relatively stable. The recent discovery of the pregnant megamouth shark provides a rare glimpse into the mysterious world of this deep water marvel, emphasizing the importance of continued research and conservation effort to protect and understand these fascinating creatures. तो फैसिनेटिंग अपने आप में, द माउथ इज सो ह्यूज, बाकी पीछे से उतनी बड़ी नहीं है ये, जैसे शार्क के होते हैं वैसे ही हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए आरी जैसे दांत होते हैं इनके। हाँ जी, चीता ब्रीडिंग सेंटर इन बन्नी ग्रासलैंड। हाँ जी बेटा, ऑनलाइन वालों सभी लोग बताओ, व्हाट इज बन्नी ग्रासलैंड? बन्नी ग्रासलैंड। नीतू, हरमनजोत एंड श्रेष्ठ, इसके अलावा कौन कौन है क्लास में? नीतू, श्रेष्ठ एंड हरमन, इसके अलावा और कौन कौन है क्लास में? हाँ, हरमनजोत गुजरात तो है, पर व्हाट इज बन्नी ग्रासलैंड, है क्या ये? जैसे ही नाम पूछा दो लोग निकल गए। ना, बनी ग्रासलैंड मींस ये गुजरात का रीजन है ये। हाँ, आकाश, फाउंड इन कच्छ रीजन, तो गुजरात ग्रासलैंड स्मॉल ग्रासेस, कच्छ रीजन में है, बट दिस इज एरिड ग्रासलैंड्स, दिस इज सेमी एरिड रीजन के अंदर होने वाली ग्रासलैंड है। और इस पीरियड की, इस एरिया की खासियत है दैट दीज आर बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर देयर वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। बनी ग्रासलैंड गुजरात के कच्छ रीजन के अंदर है, एंड दीज आर बेसिकली फॉर द डाइवर्सिटी। उसमें हम लोगों ने वाइल्ड एस डिस्कस किया था, द वाइल्ड एस ऑफ गुजरात हमने डिस्कस किया था, और कुछ साल पहले ये पॉलिटिकल न्यूज में भी था। अखिलेश यादव ने इस टर्म को पहली बार यूज किया था, है ना, तो सार्केस्टिक वे में कि गुजरात से गधे आए हैं, तो गुजरात से गधे आए हैं, तो वाइल्ड एस ऑफ कच्छ। चलो आगे डिस्कस करते हैं, व्हाट इज इट? Positioned along the northern frontier in the Kutch district with the state of Banni grassland stand out one of the expansive prairies across the Indian subcontinent, covering expanse exceeding 2500 square kilometers. Various elements have played a pivotal role in shaping the landscape of Banni over the ages. It includes the damming of rivers, introduction and proliferation of invasive प्रोसिपस जूलीफ्लोरा। हमने इसको इन्वेसिव स्पीशीज में एनवायरनमेंट के सेक्शन में किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, दैट इज प्रोसिपस जूलीफ्लोरा। जूलीफ्लोरा इन्वेसिव स्पीशी है, ये साउथ अमेरिका से इंडिया पहुंची है। उसके बाद एंड एवर चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ डेंसिटी एंड लाइफ स्टॉक दैट हैव ग्रेज्ड दीज ग्रासलैंड्स फॉर सेंचुरीज। ध्यान रखना बेटा, अभी अगर डाइवर्सिटी नहीं होती, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी नहीं होती, और वहां पर अगर ग्रीनरी नहीं होती, तो किसी भी कंडीशन में एशियाटिक लाइन जो है ग्रीस के, सॉरी, गिर के रीजन के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते थे। एशियाटिक लाइन को खाने के लिए ह्यूज मास चाहिए ना, बड़ा सारा पीस चाहिए उसको, या बड़ा सा जानवर चाहिए क्योंकि उसका पेट बड़ा होता है, ठीक, कंपैरेटिवली। तो ये कहो कि हफ्ते भर का गुजारा होता है, तो वो तब भी पॉसिबल है जब वहां पर वाइल्ड लाइफ में वहां पर हर्बीवोरस होंगे। तो हर्बीवोरस तब होंगे यहाँ पर जब लैंड में प्रॉस्पेरिटी होगी, इसका मतलब ग्रीनरी खूब सारी होगी। पर ये रीजन तो कच्छ है, और कच्छ के रीजन के अंदर एज वी हैव डिस्कस्ड कि इस एरिया में पानी की अवेलेबिलिटी जरूरी है, और यहाँ पर आते आते ज्यादातर रिवर जो है सिंक कर जाती हैं, रिवर यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक, इस रीजन के अंदर। बट स्टिल द वाटर इज देयर, दैट इज दिस इज कॉल्ड बन्नी ग्रासलैंड। और बन्नी ग्रासलैंड से इट मींस यहाँ पर ट्रीज बहुत ह्यूज नहीं होंगे, रेनफॉल माइल्ड होगा। रीजन उसके पीछे इंडिया के लोकेशन के अकॉर्डिंगली, देखो बेटा, दिस इज द रीजन, और यहां पर ये जो माउंटेन इस तरफ होंगे,
ये यहाँ से आने वाली हवाएं अरेबियन सी से आने वाली हवाओं को रोकेंगे, और रोकेंगे तो इसका मतलब ये है कि इस रीजन के अंदर वी विल सी द रेनफॉल। तो ये विंडवर्ड साइड, इसकी विंडवर्ड साइड यहाँ पर है, और इसकी लीवर्ड साइड पीछे है, और लीवर्ड साइड जहां होगी वहां पर कंडीशन जो है वो एरिड होंगी या सेमी एरिड होंगी। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट जहां पर रेनफॉल होता है, और इसी रीजन के अंदर जहां रेनफॉल है वहां पर आपको बनी ग्रासलैंड और उसके साथ कंपैरेटिवली प्रॉस्पेरिटी ठीक ठाक मिलेगी। यहाँ पर रेनफॉल रेशियो भी मानसून के अराउंड लगभग 200 सेंटीमीटर प्लस है, 250 सेंटीमीटर के अराउंड है रेनफॉल। रीजन उसके पीछे यहाँ मिलने वाले गिर जो गिर रेंज है उसकी वजह से। देन इसके बाद फिर अरावली शुरू हो जाता है। हाँ 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 हाँ। नेक्स्ट इज Bunny is a cultural melting pot, providing a residence of 22 ethnic groups, primarily pastoralist. They are distributed across 48 settlements with 19 panchayats, constituting a population of nearly 40,000 individuals. और ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम NMAB का पार्ट है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम उसी का पार्ट है ये। और इसी के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ पहले की क्लासेस में, उसको एक बार जाके देख लेना आप लोग। द रीजन बोस्ट रिमार्केबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, होस्टिंग इट 37 डिस्टिंक्ट ग्रासेस स्पीशीज, 275 bird species, and a variety of domesticated animals such as buffalo, sheep, goat, horses, camel, alongside indigenous wildlife. Additionally, the Banni grassland encompasses the Kutch Desert Wildlife Sanctuary, spanning 380 square kilometers and recently designated 227 square kilometers छारी धांड कंजर्वेशन रिजर्व। छारी धांड कंजर्वेशन रिजर्व, इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा। छारी धांड जो कंजर्वेशन रिजर्व है। तो फ्लोरल लैंडस्केप जिसको हमने डिस्कस किया बेटा, ये वाला जूरी फ्लोरा, प्रोसोपिस जूरी फ्लोरा। तो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज हैं दो, इसके हम लोगों ने फोटो दी हैं। ये क्लोज है जिसके पत्ते छोटे होंगे, जहां पर वैरायटी पत्तों की छोटी हो जाती है, इसका मतलब दे आर ट्राइंग टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द हार्श एनवायरनमेंट, हार्श क्लाइमेट। तो उनसे अपने आप को सेव करते हैं, पत्तों का साइज छोटे कर लेते हैं, प्लस साथ साथ कुछ एरियाज में कांटे भी उगा लेते हैं अपने साथ। ठीक, तो दिस इज जूली फ्लोरा, प्रोसोपिस जूरीफ्लोरा। तो बनी ग्रासलैंड प्राइमरली फीचर्स प्रोसोपिस जूरीफ्लोरा, और ध्यान रखना इन्वेसिव स्पीशीज है, और ये साउथ अमेरिका से इंडिया पहुंची है। हालांकि इसके अपने यूजेजेस हैं कई सारे। तो क्रेसा, क्रिटिका, साइप्रस, उसके बाद स्कोरोबोलस और एरिस्टीडा, ये बाहर से आने वाली यहाँ पे मिलने वाली फ्लोरल स्पीशीज हैं। द लैंड ग्रासेस सर्व्स एज हैबिटेट फॉर डाइवर्स mammalian species including नीलगिरी, चिंकारा, ब्लैक बक, वाइल्ड बोर, गोल्डन जैकल, इंडियन हेयर और इंडियन वुल्फ, कराकल, एशियाटिक वाइल्ड कैट, डेजर्ट फॉक्स अमंग अदर्स। और उसी में ये जो जो वाइल्ड एस है इसको भी लिख लेना बेटा साथ ही में। तो दो वैरायटीज मिलती हैं, एक यहां पर और एक लद्दाख में, दो वैरायटीज हैं वाइल्ड एस की इंडिया के अंदर। तो वाइल्ड एस of रण, तो desert fox among other, furthermore the area functions as a breeding ground for the bunny buffalo and कंकरेज काऊ। और कंकरेज काऊ के अलावा यहां मिलती है गिर काऊ। और गिर काऊ इंडिया का जो मिशन है, जो फ्लड मिशन है, उसके अंदर गिर काऊ की इंपॉर्टेंस रखी गई है। अभी जो दूध के लिए कुछ है, मुझे एग्जैक्टली टर्म याद नहीं आ रही वो क्या है, तो गवर्नमेंट का वो प्रोग्राम है, उसमें गिर काऊ की इंपॉर्टेंस है ना। गिर काऊ को मेन काऊ की कैटेगरी में रखा गया है यहाँ पर। कंकरेज ये काऊ और गिर काऊ ये हाई यील्ड या हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग वैरायटीज में से आती हैं। गिर, साहिवाल, कंकरेज। ठीक है, गिर काऊ, साहिवाल काऊ और कंकरेज, ये तीनों ज्यादा दूध देती हैं, 30-30 लीटर तक दूध दे देती हैं ये। और ये इंडियन वैरायटी है, और ये हम्ड काऊ है, तो इनका दूध बेटर है। इंडियन वैरायटी है, इंडिजीनियस है, तो बीमारियां भी कम लगती हैं इनको। पीएम विश्वकर्मा इनिशिएटिव अपडेट। तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम बहुत सारे हैं, इसके सारे प्रोग्राम ने एक ही जगह के ऊपर कंपाइल कर लेना, किसी जगह के ऊपर जितने प्रोग्राम गवर्नमेंट के चल रहे हैं। The PM Vishwakarma scheme initiated by central government has garnered about 21 lakh applications with a span of 2.5 months, according to the data from the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, MSDE, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
About PM Vishwakarma Initiative, the central sector scheme launched by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises provides services such as market linkage, support, skill training, incentive for the digital transaction to artisans and craft people involved in specific trade. देखो ध्यान रखना बेटा, इंडिया का जो ट्रेडिशनल ट्रेड है, उस ट्रेड में इंडियन आर्टिस्ट जो है धीरे धीरे, क्योंकि उनका नंबर कम होता जा रहा है, और इसका मतलब वो जो आर्ट फॉर्म्स है वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड पीएम विश्वकर्मा जो प्लान है, योजना। इसमें किस किस प्रोजेक्ट में सरकार हेल्प करेगी, देखो बेटा, दर्जी को हेल्प करेगी, धोबी, सुनार, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री और लॉक मेकर्स, उसके बाद खिलौने बनाने वाले, टूल किट मैन्युफैक्चरर्स एंड मछली का जो जाल होता है वो बनाने वाले, बोट मेकर्स और नाई और माला बनाने वाले, इन सभी को गवर्नमेंट जो है वो फंड प्रोवाइड करेगी सो दैट दे कैन डेवलप देयर स्किल्स। और उसके साथ साथ स्टाइपन मिलेगा, जब ये काम सीखेंगे तो इनको 500 रुपए पर डे स्टाइपन मिलेगा, सीखने के लिए अलग से पैसे मिलेंगे, प्लस इसके लिए अगर इनको फंड चाहिए होगा अपने स्किल को डेवलप करने, एनहेंस करने के लिए, उसको और बड़े लेवल पे लाके आने के लिए, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। उसकी मार्केटिंग में गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, ग्लोबल नेटवर्क के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर उसकी मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, और इसी प्रोसेस में गवर्नमेंट आर्टिसंस को सपोर्ट कर रही है। ठीक, तो विश्वकर्मा स्कीम के अंडर तो पीरियड कितना 5 इयर्स है, 2023-24 से लेकर 27-28 तक है, टू फोर्टिफाई एंड नर्चर द गुरु शिष्य परंपरा, the family based practice of traditional skills by artisans and craft people using their hands and tools. The scheme also aimed to enhance the quality and reach of the products and services to artisans and craftspeople, ensuring their integration with domestic and global value chains. Eligibility and coverage, availability of rural and urban artisans, ये बेटा आपके यहाँ पे प्रिंटेड नोट्स में लिस्ट दी हुई है, इसको एक बार जाके देख लेना। और मैं कोशिश करता हूँ कि इन सब चीज़ों को हम लोग ना किसी और जगह पर भी डालना शुरू कर दें, और उसमें वेबसाइट पे इतना सब कुछ नहीं डल सकता, एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट दीज थिंग्स। जो टेलीग्राम चैनल होता है उसमें, चैनल में हम लोग इसमें ये सब नोट्स जो है वहाँ डाल दें, या फिर ऐप के ऊपर तो है ही, आप लोगों के लिए ऐप के ऊपर आता ही है, तो ऐप में भी बाहर डाल दें ताकि हर कोई देख सके, जो भी यूट्यूब पे देखता है वो सब देख सके। वो बेटर है आप लोगों के लिए। अपने नोट्स जब बनाओगे तो उसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम सारी एक जगह पे जानी है, फीचर क्या है, देखो एक क्वेश्चन तो श्योर आना है प्रीलिम के अंदर, देन उसके इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये। तो मेंस में अगर आपको स्कीम पता है तो आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे, आंसर आपका कंपैरेटिवली इनहेंस भी होगा, है ना। और खासतौर के पॉलिटी के सेक्शन में जो गवर्नेंस का सेक्शन आता है उसके अंदर, ठीक, आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन के अंदर आप इनको मेंशन कर सकते हैं। प्लस उसके बाद जो आपका एसए का सेक्शन है उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और एथिक्स के रोल में भी, एथिक्स में जब गवर्नेंस को लेके आप क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो इट विल हेल्प ऑल द एरियाज, इट विल हेल्प। तो मेरा सजेशन यही है कि अब बेटर है कि हर स्टूडेंट की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, आप अपनी स्ट्रेटेजी में गवर्नमेंट स्कीम्स को एक जगह पे रखो, नोट्स को, करंट अफेयर के नोट्स को बार बार पढ़ो, जो भी अपडेट आ रहा है किसी भी स्कीम के अंदर, जो भी अपडेट है हम करंट अफेयर में डिस्कस करते जाएंगे। जहां आपने गवर्नमेंट स्कीम एक जगह पे रखी हुई है, लिखी हुई है, उसी स्कीम के अंदर जो अपडेट आया उसको ऐड कर लिया, गवर्नमेंट ने इस चीज को अपडेट किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब गवर्नमेंट स्कीम्स तो एसेंशियल है ना आपके लिए, कि प्रीलिम के लिए तो कंफर्म है एक क्वेश्चन आना ही आना है, एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते, क्यों? मोदी गवर्नमेंट आने के बाद रिसेंट ईयर्स में 2-3 सालों में बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, और स्कीम्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और इसी प्रोसेस में आपको योजना ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए। अगर आपके आंसर्स कंपाइल्ड हैं, आपने बार बार पढ़ा हो, तो इसका मतलब आंसर में झट से आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। इस स्कीम को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और गवर्नमेंट का फोकस जो है इस टाइम पर ट्रेड के ऊपर है, बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा है, बिजनेस में इस तरह की स्कीम बहुत हेल्पफुल रहेंगी। उसी में स्किल इंडिया है ना, इस तरह की स्कीम, और उसके साथ इंडिया का एक्सपोर्ट, आर्टिसन, इंडिया के एक्सपोर्ट का ये भी तो एक पार्ट है कि इंडिया हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता है, तो हैंडीक्राफ्ट के अगर आपको बेसिक्स पता है, थोड़ी बहुत चीजें और जोड़ के एक्सपोर्ट हो सकता है। इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही फोकस पे रहेगी हमेशा, लार्ज इंडस्ट्री इंडिया में नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर ये जो आर्टिसंस है इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिसंस है इनका अपना कोई ना ट्रेडिशनल आर्ट जुड़ा हुआ है, हर एरिया का अपना अपना आर्ट है, तो उस आर्ट की डिमांड जो है बाहर ज्यादा है। जितना ज्यादा इंडिया ग्रो करेगा, जितने ज्यादा प्रोग्राम लॉन्च करेगा, चाहे वो आदित्य-1 मिशन है, चंद्रयान मिशन है, G20 है, ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन सबसे एडवांटेज क्या होगा कि लोग अट्रैक्ट होंगे इंडिया की तरफ कि क्या हो रहा है वहां पे। जब इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ऑब्वियसली उस कंडीशन में इंडियन गवर्नमेंट की ये सारी स्कीम्स है, स्किल इंडिया, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जिन लोगों के पास कंपैरेटिवली जो मिजरेबल कंडीशंस में है, या जो कंपैरेटिवली उतने वेल ऑफ नहीं है,
तो अर्बन रूरल एरिया के अंदर डेवलपमेंट जो है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सब साथ-साथ मिलके चले। सबका साथ सबका विकास, मोदी गवर्नमेंट का जो स्लोगन है। उसी के अंदर आप देखो यहाँ पे बोट मेकर, आर्मरर, ब्लैकस्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर, लॉकस्मिथ, गोल्डस्मिथ, पॉटर और स्कल्पचर, स्टोन ब्रेकर, कॉबलर, राजमिस्त्री मैसन जो हैं, उसके बाद बास्केट, मैट, ब्रूम मेकर, डॉल एंड टॉय मेकर, बार्बर हैं, गार्लैंड मेकर, वॉशरमैन, फिश टेलर, फिशिंग एंड नेट मेकर्स, वो सभी आएँगे इसके अंदर। तो बेनिफिट क्या है? आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल अंडर द स्कीम विल रिसीव recognition through a Prime Minister Vishwakarma certificate and ID card. They will have access to collateral free credit support. तो उनको कोई गिरवी नहीं रखना पड़ेगा कुछ भी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी with the first tranche up to rupees 1 lakh and second tranche up to 2 lakh featuring a concessional interest rate of 5%. सिर्फ 5% एनुअल इंटरेस्ट रेट के ऊपर उनको लोन मिलेगा। पहली बार 1 लाख रुपए, दूसरी बार 2 लाख रुपया। Craftsmen will benefit from skill upgradation through basic and advanced training. A toolkit incentive of rupees 15,000 तक की उनको toolkit के लिए incentive मिलेगा। Incentive for digital transaction and marketing support. तो डिजिटल ट्रांजैक्शन भी और मार्केटिंग सपोर्ट के लिए सरकार 15,000 रुपए तक उनको देगी। Two skill programs, basic and advanced, will be offered under the scheme, with the beneficiary receiving stipend of rupees 500 per day during skill training. तो जब जो काम सीखेंगे उनको 500 रुपए पर डे भी मिलेगा। काम सीखने के 500 रुपए अलग से, 15,000 रुपए टूल किट खरीदने के लिए, 1 लाख रुपए फर्स्ट स्टेज में, 2 लाख रुपए दूसरी स्टेज के अंदर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? सिर्फ 5% एनुअली। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव्स जूट पैकेजिंग मटेरियल रिजर्वेशन नॉर्म्स। हम लोगों ने थोड़े दिन पहले, जब हम लोग एग्रीकल्चर का सेक्शन कर रहे थे ज्योग्राफी के अंदर, एग्रीकल्चर के सेक्शन में हम लोगों ने शुगर मिल को लेके इश्यूज लिखे थे। उसमें हम लोगों ने मेंशन किया था लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव ड्रास्टिक इंक्रीज आफ्टर मोदी कम टू पावर। ड्रास्टिक इंक्रीज और डिक्रीज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ड्रास्टिक इंक्रीज आफ्टर द मोदी कम टू पावर। मैं समझ नहीं पाया गुरजोत, व्हाट यू वांट टू से। बाद में दोबारा बताना मेरे को। चलो आगे। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके अंदर कि गवर्नमेंट की पैकेजिंग की पॉलिसी के अंदर एक मैंडेटरी एस्पेक्ट है दैट यू हैव टू पैक शुगर 20% ऑफ शुगर इनटू जूट बैग्स। तो जूट बैग्स प्लस फूड ग्रेन्स के लिए मैंडेटरी है दैट ऑल फूड ग्रेन्स मस्ट बी पैक्ड इन जूट बैग्स। तो उसका बहुत सस्ता सब्स्टिट्यूट है प्लास्टिक बैग्स, है ना? बट ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज जूट इंडस्ट्री को चलता रखने के लिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि फूड ग्रेन्स यानी कि जितनी भी जो कणक, दाल, चावल वगैरह जितने हैं, ये सब हर हालत में जूट पैकेजिंग में होंगे। फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। राइस एंड जो व्हीट है, ये फूड ग्रेन, जितने भी फूड ग्रेन्स हैं वो हर हालत में 100% जूट बैग्स में होंगे, प्लस 20% शुगर जो है जूट बैग्स में होगी, ताकि उनकी शुगर इंडस्ट्री चलती रहे। और हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि जूट कैसे रिकवर होता है। हाँ, यस, कुछ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में सरकार सपोर्ट कर रही है। बट वो मैं आपका पॉइंट नहीं समझा, व्हाट यू हैव सेड दैट लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इनिशिएटिव ड्रास्टिक इंक्रीज आफ्टर मोदी कम टू पावर। इंक्रीज्ड ड्रास्टिक भी लिखा है? दोबारा लिख के बताना मेरे को क्या कहा बेटा आपने। तो मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में वेस्ट बंगाल है लार्जेस्ट, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड तेलंगाना। अब आप फीचर बताओ बेटा। आप सभी लोग, हम लोगों ने ज्योग्राफी कर चुके हैं, और आप बताओ कि जूट प्रोडक्शन के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर जूट प्रोडक्शन। What type of soil and what type of temperature is required? Specifically soil, what type of soil is required? नहीं, लुमी नहीं बेटा। No, water requirement is very high.
सॉइल इज नॉट लूमी, वो तो ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई, बट नॉट एवरी टाइम वाटर रिक्वायरमेंट इज हाई। वाटर रिक्वायरमेंट है जब इसको इसको सेपरेट करना है, उसके स्टेम से अलग करना है, देन वाटर इज रिक्वायर्ड। एलुवियल सॉइल इज रिक्वायर्ड, और एलुवियल सॉइल उस एरिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र के थ्रू आती है। एलुवियल सॉइल हर साल नई सॉइल आती है, और क्योंकि न्यूट्रिएंट इसको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहते हैं, इसके एलुवियल सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एलुवियल सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर जूट। और उसके अलावा वाटर इज रिक्वायर्ड जब इसका स्टेम से अलग करना है, इसका जो प्लांट जब इसको पानी में डुबो के रखते हैं, यहाँ पर वो फोटो वोटो दी नहीं शायद, अभी है नहीं, तो इसको जब फसल तैयार हो जाएगी देन उसके बाद इसको काट के पानी में फेंक देंगे, और 10-12 दिन तक पानी में पड़ा रहेगा, फिर उसका स्टेम उससे अलग कर देंगे, फाइबर को स्टेम से अलग कर देंगे, तो फाइबर अलग हो जाएगा, उस तरह फिर इसकी रस्सियां ऐसे बांध के रख देंगे इसको। तो पानी पहले रिक्वायर्ड नहीं है, बाद में रिक्वायर्ड है, जब गर्मियों का सीजन आएगा तो फिर इसको अलग करेंगे स्टेम को उससे। तो क्लाइमेट ह्यूमिड रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर 24 टू 38 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम रेनफॉल 1000 मिलीमीटर, और न्यू ग्रे एलुवियल सॉइल फॉर गुड डेप्थ रिसीविंग फ्रॉम स्टिल फ्रॉम एनुअल फ्लड्स, वही जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। न्यू ग्रे एलुवियल सॉइल फॉर गुड डेप्थ रिसीविंग सिल्ट फ्रॉम एनुअल फ्लड्स। तो हर साल वहां पे गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से फ्लड आते हैं, एलुवियल सॉइल तो आती है हर साल पहाड़ों से। देख, major jute producing states West Bengal, Bihar, Odisha, Assam, Tripura, Meghalaya, Andhra Pradesh and Telangana. In the recent development, the Cabinet Committee on Economic Affairs has given its nod to the reservation norms for the jute packaging material JPM. Under the JPM Act of 1987, the JPM Act enacted in 1987 mandate the use of jute packaging material in the supply and distribution of specific commodities. For the jute year 2023-24, 1st July 2023 to 30th of June 2024, the committee has approved mandatory packaging norms. These includes, अब याद रखना बेटा, यहां पर अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, दैट इज 100% reservation for food grains and 20% reservation for sugar to be compulsorily packed in jute bags. जब हम लोग शुगर मिल्स की प्रॉब्लम्स लिखते हैं, जैसे हम लोगों ने क्लास में कंप्लीट किया है, शुगर मिल प्रॉब्लम्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यही है कि आपको 20% पैकेजिंग मैंडेटरी जो है जूट बैग्स में करनी है। जूट बैग कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है प्लास्टिक बैग के कंपैरेटिवली, ठीक। हाँ, यस सर, एलुवियल सॉइल इज रिक्वायर्ड, एलुवियल सॉइल, यस। सो यहां पर ये प्रीलिम के अंदर आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम के अंदर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, प्लस जब आप मेंस लिखोगे तब आप प्रॉब्लम के अंदर प्लस सॉल्यूशन के अंदर जूट बैग का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग जूट इंडस्ट्री, क्योंकि 100% पैकेजिंग फूड ग्रेन्स में, 20% पैकेजिंग शुगर केन के अंदर रिक्वायर्ड है, शुगर सॉरी नॉट शुगर केन, शुगर केन के अंदर 20% और वहां पर 100% पैकेजिंग, प्लस ये शुगर केन जब आप मेंस का आंसर लिखोगे तो शुगर इंडस्ट्री जो शुगर मिल इंडस्ट्री है उसकी प्रॉब्लम में 20% पैकेजिंग, ठीक है। गवर्नमेंट की सपोर्ट प्लस प्रॉब्लम शुगर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उनको कंपैरेटिवली चीपर रेट पे बेचना पड़ेगा, और प्रॉब्लम कहां पर है, नॉर्थ इंडिया के अंदर। नॉर्थ इंडिया में शुगर मिल सिर्फ 6 महीने चलती हैं और साउथ इंडिया में 12 महीने चलती हैं, बट साउथ इंडिया पर शुगर क्यों नहीं उगाता, साउथ इंडिया शुगर कैन क्यों नहीं उगाता, बिकॉज साउथ इंडिया के पास दूसरी ऑप्शन है, दैट इज कॉटन, ठीक है। प्रोडक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है, अभी क्या है, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में शुगर मिल शिफ्ट हो रही है, वहां पर कंपैरेटिवली नंबर बढ़ रहा है, और इंडिया की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है शुगर की gradually. Next, benefit of JPM reservation: safeguarding the interest of domestic raw jute and JPM production. Production fostering self-reliance in India, providing relief to approximately 4 lakh workers in jute mills and ancillary units, supporting the livelihoods of around 40 lakh farm families. Environmental protection, as jute is natural, biodegradable, renewable, reusable fiber, meeting sustainability क्राइटेरिया। तो इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट टाइम पे यही है, सस्टेनेबल ग्रोथ, और सस्टेनेबल ग्रोथ के अंदर इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जूट इंडस्ट्री इन इंडिया, जूट नोन एज गोल्डन फाइबर इज अ मेजर इंडस्ट्री इन इंडियाज ईस्टर्न रीजन। तो इट इज गोल्डन फाइबर, और इसी करके जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गोल्डन फाइबर मेंशन किया था। हाँ, यस, दैट इज द पॉइंट कि साउथ उधर बंगाल बांग्लादेश चली गई थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी वही रह गई थी। अब नाउ टेल के रविंद्रनाथ टैगोर का जूट से क्या लिंक है, रविंद्रनाथ टैगोर का जूट से क्या लिंक है।
वेरी गुड, अमार सोनार बांग्ला, नेशनल एंथम बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। तो जूट को लेकर ही है अमार सोनार बांग्ला। द गोल्डन फाइबर, इसी करके इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। मेजर इंडस्ट्री इन इंडियाज ईस्टर्न रीजन, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट फॉलोड बाय बांग्लादेश। इंडस्ट्री चैलेंजेस इंक्लूड लैक ऑफ मशीनरी, मॉडर्नाइजेशन, लेबर शॉर्टेज एंड राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट। हाँ, एक न्यूज़ अब छूट गई है मेरे से, वो शांति निकेतन को लेकर रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, तो कल वो कवर कर लेंगे हम लोग, शांति निकेतन वाली न्यूज़ जो है उसके अंदर। तो additional measures to jute industry, improved cultivation and ratting exercise of pre and post harvesting operations, producing linked incentive scheme for jute diversified products and boost export, jute technology mission and other initiatives. Enhancing UPSC transaction limit, अब इसके अंदर एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ प्रपोजल टू रेज, ध्यान रखना बेटा ये प्रपोजल है, टू रेज यूपीआई लिमिट फॉर द पेमेंट टू हॉस्पिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख पर ट्रांजैक्शन। 1 लाख से 5 लाख रुपया करने का चांस है, और किसके लिए? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए 5 लाख तक वो रिसीव कर सकते हैं। So currently the UPI transaction limit is 1 lakh except for the specific categories like capital market, collection, insurance, etc., where the limit is 2 lakh. About UPI launches in 2016, UPI is an instant payment system developed by National Payment Corporation of India. UPI employs two-factor authentication mechanism. It accounts for over 40% of India's digital transaction. Recently, UPI payment deals with France, UAE, and Sri Lanka. Recently, UPI payment deals with France, UAE, and Sri Lanka. So setting up of fintech responsibility, the Reserve Bank Innovation Hub plans to operationalize fintech responsibility by April 2024. This responsibility aims to facilitate innovative financial technologies. Regulatory framework क्या है? Web aggregation for the loan product WLP. To enhance the transparency in the operations, a regulatory framework for web aggregation of loan products WLP has been introduced. WLP involves aggregation loan offer from multiple lenders to an electronic platform, allowing borrowers to compare and choose the best available option. Developmental and recognition policy measured by RBI. The RBI of India has implemented various developmental and regulatory policies measured by support economic growth and stability. बस इतना ही इस न्यूज़ के अंदर, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्लीन गंगा मिशन साइन पैक्ट विद द मिसिसिपी रिवर इनिशिएटिव। तो मिसिसिपी रिवर कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? मिसिसिपी रिवर। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका? और कौन सा रिवर सिस्टम क्रिएट करती है मिसिसिपी रिवर सिस्टम? दो रिवर्स हैं जिसको लेके पावर प्रोजेक्ट्स अमेरिका के ऊपर बेस्ड है, उसी के ऊपर बेस्ड है। दो रिवर सिस्टम, दूसरी कौन सी है? वेरी गुड, मिसिसिपी, मिसौरी। ठीक है, कौन सा डेल्टा बनाती है? बर्ड फुट डेल्टा। कौन से ओशन में ड्रेन करती है? कैरेबियन सी में ये ड्रेन करती है। ठीक है, yes. National Mission for Clean Ganga, NMCG, an overview. National Mission for Clean Ganga is a registered society operating under the Ministry of Jal Shakti, Government of India, established with the primary goal for preventing, controlling, abating environmental pollution in the river Ganga. NMCG also endeavors to ensure continuous and adequate flow of water to rejuvenate the sacred river. बहुत सारे शहरों से क्रॉस करती है, सिमिलरली मिसिसिपी भी बहुत सारे शहरों से क्रॉस करती है, तो उसमें ड्रेनेज जो है उनके अंदर भी, वहाँ पर भी प्रॉब्लम है और यहाँ पर तो है ही है। तो इसका कि गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया उनके साथ ताकि मिशन क्लीन गंगा को आगे बढ़ा सके। दैट इज इनिशियली सर्विंग द इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ द नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी NGRBA constitutes under the Environmental Protection Act EPA of 1986. NMCG took a more comprehensive role following the dissolution of NGRBA in 2016. The dissolution occurred concurrently with the formation of National Council for Rejuvenation, Protection, Management of River Ganga, commonly referred to as the National Ganga Council. तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है दैट गंगा रिवर को इन्होंने लिविंग एंटिटी डिक्लेयर किया है।
ठीक है? तो गंगा रिवर ए लिविंग एंटिटी है, इसका मतलब ये जो न्यूज़ है बेटा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है, क्लीन गंगा मिशन साइन पैक्ट विद द मिसिसिपी रिवर इनिशिएटिव। कभी-कभी याद रह जाता है, कभी-कभी नहीं रहता, वो स्पेस की दिक्कत रहती है। तो कुछ-कुछ जगहों पे लिखा है, जैसे आगे किसी एक आधी न्यूज़ में यहाँ लिखा है। So, National Ganga River Authority, constituted under Environment Protection Act (EPA) 1986, NMCG took a more comprehensive role following the dissolution of NGRB 2016. उसके बाद क्या है? The dissolution concurred concurrently with the formation of management वगैरह River Ganga, commonly referred as National Ganga Council. Objective of NMCG. National Mission for Clean Ganga align with the mandates of dissolved NGRBA focusing on. तो NGRBA नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी 1986 में बनी थी, 2016 में डिसॉल्व हो गई। ठीक, अभी क्या चल रहा है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, effective abatement of pollution and rejuvenation of the river Ganga through the river basin approach that promotes intersectoral coordination for comprehensive planning and management. What is river basin? बताओ बेटा आप लोग ऑनलाइन वालों, व्हाट इज रिवर बेसिन? बर्ड फूड डेल्टा, व्हाट इज रिवर बेसिन? एंड कैचमेंट एरिया, रिवर बेसिन को याद रखना जैसे वॉश बेसिन होता है, रिवर पहाड़ से उतरती है बेसिन में जाती है, ठीक है ना? तो प्लेन एरिया में कवर करेगी वो बेसिन रीजन है, और वैसे ही कैचमेंट एरिया है। ठीक, वो बाद में चल के हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, एक बार जाके देख लेना आप लोगों के प्रिंटेड नोट्स में और क्लास नोट में दोनों में मेंशन्ड है। नेक्स्ट देखो, द अपेक्स बॉडी एनएमसीजी ऑपरेट्स अंडर द टू टियर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी। बोथ एंटिटीज आर हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएमसीजी गवर्निंग काउंसिल। द अपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी डिसीजन एंड ओवरऑल गाइडेंस। एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर क्या आता है? एम्पावर्ड टू अप्रूव प्रोजेक्ट अप टू ₹1000 crore, प्रोवाइडिंग ऑपरेशनल एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अप्रूवल्स similar to the national structure. State program management group operate in the implementing arms of state Ganga committees at state level. उसका लीडरशिप, द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएमसीजी होल्ड द पिवटल पोजीशन ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द डायरेक्टर जनरल कौन है? एनएमसीजी का। पोजीशन कौन सी? एडिशनल सेक्रेटरी की है गवर्नमेंट के अंदर, इसके लिए अलग से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इसका एडिशनल सेक्रेटरी भी रखा हुआ है। So leading to organizing with the commitment to objective and principles led out to clean up the preservation of Ganga River. तो उसको clean up करने के लिए, उसको preserve करने के लिए there is अलग director general है। तो summary, NMCG stand as dedicated initiative challenging efforts to restore the ecological balance and water quality of the river Ganga, ensuring the sustained vitality and future generation. तो there is prelim के लिए question जो है इस area से executive council से leadership से इसका question बनेगा, ठीक है? या फिर इसका क्वेश्चन बनेगा किसके साथ एग्रीमेंट किया हम लोगों ने? तो मिसिसिपी के साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है। यूआई इनिशिएटिव अपडेट। अब गवर्नमेंट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुद भी फोकस कर रही है, क्योंकि खुद फोकस कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इस करके गवर्नमेंट जो चाह रही है कि वो हम लोग ग्रास रूट लेवल से अपने यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करें और ग्रास रूट लेवल से वेरी गुड गुरजीत। हाँ, Department of Electronic IT has announced that an initiative that titled UV Empowering Youth for Progress and Development Through AI will be showcased at the Global Partnership on Artificial Intelligence Summit. This collaboration effort involved the National E-Governance Division, Department of Electronics and Information Technology, Government is for National and India. The program, crafted to equip young minds with essential artificial intelligence skills, has gained recognition for its inventive methodology and dedication to creative workforce prepared for the future. अब ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट यही चाह रही है कि हम ग्रास रूट लेवल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर रिक्वायरमेंट वही है, इस करके एआई स्किल्स
providing AI skills to school students from grade 8 to grade 12. Pre और means दोनों के लिए important है. Grade 8 to grade 12 nationwide, empowering them to evolve into AI centric designers and users. 8वीं से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे इसके अंदर उनको एजुकेट करेंगे, एआई उनको सिखाया जाएगा. देन की अपडेट फॉर द फ्यूचर ऑफ यूवी यूआई यूवी यूआई प्रोग्राम. हाँ, UVI program, ठीक है, UAI, हाँ. Implemented in multiple phases, the UVI program ensures widespread participation, allowing a maximum number of students to be well prepared for the future. It acquaints students with various societal issues, guiding their AI knowledge towards addressing real world challenges. तो उसके बाद नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग द मल्टीपल फेजेस यूवीआई प्रोग्राम ensures widespread participation, allowing maximum number of students to be well prepared for the future. It equips students with the various societal issues, guiding their AI knowledge to real world challenges. In the initial phase, more than 8,500 students are registered. Following this, they attended online orientation session to the grasp fundamental AI concepts. तो 8,500 स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किया. 8,500 स्टूडेंट्स ने इसका जो ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम था उसको ज्वाइन किया था. टीचर्स आल्सो एनरोल्ड फॉर द प्रोग्राम. ठीक. Participating in the orientation session, subsequently, students submitted inventive AI ideas aligned with the 8 core themes of the program. Moving to the phase 2 of top 2,000 AI based ideas with the shortlisted. The selected students, पहले 85 students, 8,500 students में से the 2,000, the selected students participated in online in-depth AI training and mentorship session with certified Intel AI coaches and experts refining their solution. Students then submitted their AI project for the evaluation in phase 3. तो phase 2 के अंदर 2000 रह जाएंगे, फिर उसके बाद phase 3 के अंदर उनके प्रोजेक्ट को evaluate करेंगे, then they will call them for phase 3. During phase 3, the top 50 students were shortlisted, invited to the 4-day in-person rapid modeling workshop, receiving personalized mentorship. एक-एक बच्चे को एक-एक mentor provide कर देंगे, एक-एक दो-दो बच्चे जितना भी होगा, तो उनको mentor provide करेंगे. Then उसके बाद and guidance from the industry experts to refine their projects into prototypes. The panel of multiple jury members conducted an on-the-spot project representation and select the top 10 students. उसमें से top 10 बच्चे निकाले जाएंगे. बस आज की न्यूज इतनी थी. तो 8 या 9 न्यूज हैं आज. ठीक है, इसमें एक ही न्यूज 2 बारी रिपीट हुई है, बाकी तो सब 8 या 9 न्यूज आज कवर की हम लोगों ने. तो अभी हम लोग कल मिलते हैं, तो कल फिर यही सेशन होगा. और कल कंपैरेटिवली न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ कम थी. ठीक है, तो इसमें हम लोग को डेक्कन हेराल्ड भी कवर करते हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, द डेक्कन हेराल्ड, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम के भी कुछ आर्टिकल कभी कभी अच्छे होते हैं. चलो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही. कल मिलते हैं, कल इसको कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, गुरजोत हरनूर, हाँ वेरी गुड. कल, हाँ कल आ जाओ बेटा. कल हम लोग करेंगे एनवायरमेंट एंड सोशल इश्यूज. तो भी थोड़ी देर में इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं थोड़ी देर में इन्फॉर्म कर देता हूं. अच्छा हरनूर, मैं सोच रहा हूं कि यार ये पहली बार इतना अच्छा स्टूडेंट मिला है ऑनलाइन. गुरजोत के नाम से एक वो अच्छा स्टूडेंट है, इसकी मेंस की तैयारी लगता है ठीक ठाक है, इसको टीचर अच्छा मिला हुआ है. चलो ठीक है बेटा, कल मिलते हैं हम लोग, कल कंटिन्यू करते हैं. ओके बेटा, थैंक यू.